हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं पार्ट फोर्थ की प्रश्न संख्या 34 से 36 जो कि आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले 3 पार्ट आपके इस पेपर के आ चुके हैं जो आप ज़रूर देख लें। फोर्थ पार्ट ये है, इसके आगे एक पार्ट और इसका आएगा और इस पेपर को कंप्लीट हम 5 पार्ट में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। मैं प्रदीप बाजिया सर आपके लिए ये सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन है। 34 में आप देखें, अब ये ध्यान से आपको देखना है। इसी प्रकार से आपको आंसर जो है उस सीट में भी, आंसर सीट में भी आपको इसी तरीके से लिख के आना है कि आपका क्वेश्चन नंबर 34 है, इसका पहले ए है और ए का भी आपको फर्स्ट वाला करके आना है पहले। ठीक है, पहले आपको फर्स्ट करना है। ये देखिए आप ए, उसके बाद में फर्स्ट, उसके बाद में सेकंड, उसके बाद में थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको भी उसी तरीके से लगाने हैं वहां पर। अगर आप ए नहीं लिखोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए आपको पहले ए लिखना है। ठीक है, ए पार्ट, ए के 3 पार्ट है, ए 1, 2 और 3, ये 3 पार्ट होंगे यहाँ पर। ये आप बहुत अच्छे से देख लें। जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं उसी प्रकार से आपको आंसर शीट में करने हैं। तो इसमें फर्स्ट जो है वो है, किसी चालक के प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, इसके एसआई मात्रक की परिभाषा लिखिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर, चालक का वह गुण जो अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है और उसमें 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध R जो है वो क्या हो जाएगा, 1 ओम होता है। या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पीयर। इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं। फिर इसमें दूसरा प्रश्न जो है वो दिया गया है, उन कारकों की सूची बनाइए जिन पर किसी आयताकार चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो इसको आप आयताकार को ज्यादा ध्यान ना दें, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, ऐसे कोई आपको 2 कारक बताने हैं। तो इसके 4 कारक आपके दिए हुए हैं, चालक की लंबाई, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति यानी वो किस धातु का बना हुआ है, और उसका तापमान क्या है। इन 4 बातों पर उसका प्रतिरोध निर्भर करता है। इनमें से आपको कोई 2 लिखने होंगे, जितने आपसे पूछे जाए उतने आपको लिखने हैं। इसका तीसरा पार्ट जो है वो दिया गया है, किसी तार के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा यदि तार की लंबाई दुगनी हो। तार की अगर लंबाई दुगनी हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रभाव पड़ेगा प्रतिरोध का मान जो है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और इसमें दूसरा पूछा गया है, त्रिज्या भी दोगुनी कर दी जाए, यानी लंबाई तो दोगुनी कर दी ही और इसके साथ ही त्रिज्या भी दोगुनी कर दी जाए। पहले में तो क्या बताना आपको, पहले में तो बताना केवल लंबाई दोगुनी कर दी गई तो, और दूसरे में लंबाई तो दोगुनी होगी और त्रिज्या भी दोगुनी कर दी गई। बहुत ध्यान से पढ़ना है और इन उत्तरों की आपको पुष्टि भी करनी है। यहाँ देखिए, लंबाई दोगुनी होने पर क्या हुआ, लंबाई दोगुनी होने पर आप यहाँ देखें R बराबर रो इंटू एल बटा ए बराबर, ए का मान जो है, एरिया जो है, तो एरिया जो है इसको आप क्या मान लोगे, पाई आर स्क्वायर मान लोगे। ठीक है ना, क्या मान लोगे, पाई आर स्क्वायर। अगर लंबाई दुगनी कर दी गई यानी एल जो लेंथ है वो डबल कर दी गई तो रो इंटू 2L हो गया। ठीक है ना, और ये आपका हो गया पाई ब्रैकेट 2R का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपने इसकी पुष्टि कर दी आंसर की। इसी प्रकार से कि इसकी लंबाई तो दुगनी हो ही गई थी। ठीक है ना, इसकी लंबाई तो दुगनी हो गई थी, इसके अलावा इसकी त्रिज्या भी दुगनी कर दी गई, तब क्या स्थिति होगी, तब भी प्रतिरोध घटकर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और उसके लिए आपको ये दे दिया गया आर डैश, जो अभी हमारे पास ये यहाँ पर आया था। ठीक है ना, आर डैश में रो इंटू एल बटा पाई 2R का स्क्वायर, तो 2/4 आ जाएगा, यानी आर आधा हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, आर का हाफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये सोल्व करना है। इसके चलते हैं बी पार्ट पर। इसका अथवा दे रखा है आपको, 34वें प्रश्न का अथवा दिया हुआ है, किसी विद्युत परिपथ में 3 100 वाट के बल्बों को श्रेणी में किसी स्रोत में संयोजित किया गया, यानी श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, तथा किसी अन्य परिपथ में इसी वोल्टता के 3 बल्बों को समान स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, क्या दोनों परिपथों में बल्ब समान चमक के साथ जलेंगे। अपने उत्तर की पुष्टि भी आपको करनी है। तो दोनों समान रूप से नहीं जलेंगे, दोनों में जो बल्ब है वो समान रूप से नहीं जलेंगे। क्यों, क्या कारण है, श्रेणी संयोजन यानी श्रेणी क्रम जो संयोजन है उसमें समग्र प्रतिरोध बढ़ेगा, तीनों का ऐड हो जाएगा, इसलिए विद्युत धारा घट जाएगी, विभवांतर भी विभाजित होगा, इसलिए प्रत्येक बल्ब के द्वारा बिजली की खपत कम होगी और वह कम चमक के साथ जलेंगे। यह आपके उत्तर की पुष्टि आपने कर दी, जो कारण आपने बताया उसकी पुष्टि होगी। दूसरा प्रश्न इसमें क्या पूछा गया है, इसमें इसके अलावा यह भी दे दिया गया कि पार्श्व क्रम संयोजन में प्रत्येक बल्ब को आवश्यक विभवांतर और धारा प्राप्त होगी, इसलिए वे अपनी समान चमक के साथ जलते रहेंगे, जलेंगे। फिर इसमें दूसरा प्रश्न बोला गया है, अब यदि दोनों परिपथों में प्रत्येक में एक बल्ब फ्यूज हो जाए, ठीक है, पार्श्व क्रम में भी और श्रेणी क्रम में भी अगर एक एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो क्या अब बल्ब निरंतर जलते रहेंगे। अपने उत्तर के लिए कारण देना आपको। तो आपको पता है कि श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है उसमें अगर एक बल्ब खराब हो जाता है तो पूरी सीरीज खराब हो जाती है।
देखिए, श्रेणी संयोजन में कोई भी बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि परिपथ टूट जाता है और धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है, जबकि पार्श्व क्रम संयोजन में अन्य दो बल्ब, एक तो फ्यूज हो गया था और अन्य दो बल्ब उसी चमक के साथ निरंतर जलते रहेंगे क्योंकि उन्हें समान वोल्टेज उपलब्ध हो रहे हैं। तो इसी से आपको ये भी पता चल गया होगा कि पार्श्व क्रम और श्रेणी क्रम जो संयोजन है, इसके क्या फायदे हैं या क्या अंतर है, ये भी आप बता सकते हो। प्रश्न नंबर 35 में प्रश्न जो है वो है ए है, दो प्रकार के परागकणों के नाम और उनके बीच विभेदन कीजिए। परागण जो है वो कौन कौन से होते हैं? स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण कब होता है? देखो, पुंकेसर से परागकणों का उसी फूल या उसी पौधे के दूसरे फूल के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होता है तो वो स्वपरागण कहलाता है। और परपरागण, परागकणों का स्थानांतरण एक फूल से दूसरे पौधे के फूल में होता है तो वो परपरागण कहलाता है। यह आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। परागण दो प्रकार का, स्वपरागण, परपरागण। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, किसी पुष्प के अंडाशय में निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। अंडाशय में जब निषेचन हो जाता है तो उसके बाद में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? तो देखिए क्या क्या परिवर्तन होते हैं। युग्मनज बीजांड में भ्रूण बनाने के लिए कई बार विभाजित होता है। बीजांड से कठोर आवरण विकसित होता है जो बीज में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर फल बनता है। बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका मुरझाकर गिर जाते हैं। इनमें से कोई तीन आपको लिखने हैं। फिर अगला प्रश्न इसी में दिया गया है, तीसरा पार्ट इसका क्या है? नीचे अंकुरित होते बीज का आरेख दिखाया गया है। इसके उस भाग का नाम लिखिए जो भावी प्रोरय है। भावी प्रोरय कौन सा है? जो ए वाला है। भावी जड़ कौन सा है? भावी जड़ जो है वो देखोगे आप बी पार्ट है। और भोजन संचित रहता है, ये बीज पत्र में रहता है। ये तो इसके ये दो बीज पत्र हैं, ठीक है, तो इनमें भोजन संचित रहता है। चलते हैं आंसर की ओर, देखते हैं। ए जो है आपका प्रंकुर जो है वो भावी प्रोरय है। प्रोरय कौन सा होता है? जो धरातल से ऊपर का भाग है, ठीक है। और मूलांकुर जो धरती के अंदर यानी मूल यानी जड़, रूट जो होती है जो धरातल के अंदर जाती है, ठीक है, वो मूलांकुर होगा। और बीज पत्र जहां पर भोजन संचित होता है। द्विबीजपत्री का एग्जाम्पल दिया गया है। द्विबीजपत्री का आपको पता है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री क्या होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 में है, अणुसूत्र C2H4O2 का कोई यौगिक ए क्षीर क्षारक से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। लवण और जल बनाता है, ए को पहचानना है, इसकी प्रकृति और उसमें उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह के नाम का उल्लेख करना है। इसमें होने वाली अभिक्रिया का समीकरण भी लिखना है। तो देखो, ए को पहचानना है, इसकी प्रकृति, उसमें उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह और इसमें होने वाली अभिक्रिया, यानी 4 प्रश्न पूछ लिए इतने में। 36 के ए का पहला है, उसमें भी 4 प्रश्न पूछे हैं। देखो क्या क्या प्रश्न पूछे हैं, उनका जवाब देते हैं। ए को पहचानिए। तो ए जो है वो क्या है? एथेनोइक अम्ल है, CH3COOH। ए जो है वो क्या है? एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल है। ये इसकी पहचान होगी। इसकी प्रकृति क्या होगी? अम्लीय होगी। प्रकार्यात्मक समूह जो है इसमें कौन सा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है, COOH। फिर उसके बाद में इसमें अभिक्रिया पूछी है, तो CH3COOH प्लस NaOH अभिक्रिया से क्या बना है? यहाँ पर आप देखो, CH3CONA प्लस H2O। तो ये देखिए आप, आधा नंबर यहाँ है इसका, आधा नंबर इसका है, आधा इसका है, एक इसका है। इस प्रकार से आपके मार्क्स बटे हुए हैं। तो बहुत अच्छे से आपको ये ध्यान रखते हुए करना है कि क्या क्या बातें इसमें पूछी गई है और किस हिसाब से आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर एक ये पूछा गया था, एक को पहचानना है, इसकी प्रकृति बतानी है, प्रकार्यात्मक समूह बताना है और अभिक्रिया बतानी है। अब चलते हैं इसके सेकंड पर। जब उपरोक्त यौगिक ए, तो इसका पता हमें चले गया। अन्य यौगिक बी जिसका अणुसूत्र C2H6O है से किसी अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो मृदु गंध का यौगिक शी प्राप्त होता है। तो अब आपको बी और सी को पहचानना है, इस अभिक्रिया में अम्ल की भूमिका का उल्लेख करना है और होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी आपको लिखना है। तो देखो इसमें बी कौन है? ये जो है जिसका सूत्र C2H6O है वो कौन है? एथनॉल है, ठीक है। सी एस्टर बनेगा, इसमें किसका निर्माण हो जाएगा? एस्टर का निर्माण हो जाएगा। और इस अभिक्रिया में जो अम्ल है वो क्या काम करता है? उत्प्रेरक का काम करता है। अभिक्रिया को तेज या धीरे करने का काम जो भी होता है वो उत्प्रेरक का होता है, ठीक है। अब ये देखो अभिक्रिया क्या हो रहा है इसमें, CH3COOH प्लस C2H5OH। अम्ल यहाँ क्या कर रहा है? उत्प्रेरक का काम कर रहा है। अभिक्रिया के ऊपर लिखा हुआ है उत्प्रेरक का काम कर रहा है ये CH3COOC2H5 प्लस H2O। ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, आधा नंबर, आधा नंबर, आधा नंबर, एक नंबर। अब चलते हैं आगे। इसमें उस यौगिक का नाम लिखिए, इसमें भी अथवा दे रखा है 36वें प्रश्न में। ये थोड़ा सा पहले वाला ही आंसर यहाँ पर आ गए हैं, ध्यान रखें आप।
उस यौगिक का नाम लिखिए जो एथनॉल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन पर गर्म करने पर प्राप्त होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखिए। इस अभिक्रिया में सांद्र H2SO4 की भूमिका का उल्लेख कीजिए, क्या भूमिका रहती है उसकी। तो देखिए, करने पर प्राप्त होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना भी लिखनी है। क्या प्राप्त होता है? एथीन प्राप्त होता है, C2H4। उस यौगिक का नाम लिखना है। तो यौगिक आपके पास क्या आ गया? एथीन आ गया, C2H4। इसकी बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना आपको बतानी है। तो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना में आप देखें, 2 कार्बन है आपके पास, तो 2 कार्बन आपको ले लेने हैं, ठीक है। और H कितने हैं आपके पास? H आपके पास 4 है, ठीक है। यहाँ बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो डॉट डॉट लगे हैं, ठीक है, ये बिंदु संरचना जो आपकी आती है। यहाँ 2 आप क्रॉस लगा सकते हैं या बिंदु भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्रॉस लगाए, बहुत अच्छी बात है। एक क्रॉस लगा देंगे और एक बिंदु लगा देंगे, एक क्रॉस लगा देंगे, एक बिंदु लगा देंगे, एक क्रॉस और एक बिंदु, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आप कर देंगे, इसकी बिंदु संरचना बना देंगे। उसके बाद में क्या पूछा गया है इसमें? इस अभिक्रिया में सांद्र H2SO4 की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो ये निर्जलीकारक का कार्य करती है। उसके बाद में दूसरा इसमें पूछा गया है, हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण की सहायता से इसकी व्याख्या कीजिए। उद्योग में इस अभिक्रिया की भूमिका का उल्लेख आपको करना है। तो प्रत्येक प्रश्न में आप देखो कि 2-2, 3-3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, ये असंतृप्त है, यहां पर यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाता है। वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, जो वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाओं के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार से आपके ये 36वें प्रश्न तक कंप्लीट होता है। 5वां पार्ट जो इसका है वो भी आपके लिए जल्दी आ जाएगा। तो आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें लगातार, और बार बार जो भी प्रैक्टिस पेपर जहां से भी आपको मिलते हैं वो आप दोहराते रहें। धन्यवाद।